तो हमें है, हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का लोचा है तो हमारे ब्रेन में लोचा है, किसी और को उससे कोई मतलब नहीं है। हालात खराब है तो हमारे खराब है, उसका इम्पैक्ट होने वाला है तो हमें होने वाला है। अगर निगेटिविटी होगी तो हमारे अंदर होगी, अगर उसके रिपरकशन फेस करने पड़ेंगे तो हमें फेस करने पड़ेंगे। अगर हम ठीक से इलाज कराते हैं तो उसका फायदा किसे होगा? हमें होगा। सो ये सारा कंटेम्पलेशन हो गया। अभी तक हम केवल दूसरों को ब्लेम कर रहे थे बेमुकाबले अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर पाने। अब उसके बाद में आया प्रिपरेशन। भाई मैंने कहा नहीं यार ये तो गड़बड़ है, मैं अपने 2-4 कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करता हूँ, मुझे लगता है दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना चालू किया कि भाई अब तो मुझे अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। तो प्रिपरेशन में क्या था कि भाई मेडिसिन लो और डाइट करो और एक्सरसाइज करो। दिस ऑल वाज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। क्या था? ये सब पार्ट था प्रिपरेशन स्टेज। हमने ये सब एक्शन करना चालू किया कि भाई मैंने दवाई ली, मैंने कहा बॉस मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मैंने कहा बॉस मुझे डाइट करनी पड़ेगी, मुझे अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और ये सब कहाँ पे आया? ना जिस तरह से एक बंदे को जब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ लोचा है, आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट लाइक ए नॉर्मल पर्सन, आई शुड एक्सेप्ट दिस डिफरेंस इज लीडिंग टू ए डिजीज। मेरे अंदर जो ये बदलाव है, ये फर्क है, ये एक बीमारी बन गया है। क्या बन गया है? बीमारी बन गया है। और इस चीज को देखते हुए मुझे अपने को दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, रेगुलर बदलाव लाना पड़ेगा और अपने अंदर डिफरेंट तरह के चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं अपनी बीमारी को कंटेम्पलेट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं वापस फिर पहले वाली स्टेज पे पहुँच, फिर भी नहीं कर पा रहा तो बिल्कुल ही जीरो पे पहुँच गया, मेरे इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने अपनी बीमारी मान ली मगर उसके तरफ से जो मुझे बदलाव लाने थे, जो एक्शंस करने थे, वो तो कुछ किए नहीं। तो आउटकम क्या आया? 0/0। वापस पहुंच गए प्री कंटेम्पलेशन स्टेज पे, फिर से पहुंच गए कि भैया मेरी प्रॉब्लम का कारण मैं नहीं हूँ, मेरे घर वाले हैं, मेरा समाज है, मेरा ड्रग सप्लायर है, मेरी दारू का बॉटल है, मैं नहीं हूँ। दारू मैं पी सकता हूँ, वो बॉटल गड़बड़ी, उसमें जो पानी मिला है वो गड़बड़ी। या एक मेंटल इलनेस वाला कह रहा है कि जो दवाई मैंने खाई वो तो सही थी मगर डॉक्टर ने जो दवाई दी उसकी कंपनी गड़बड़ थी, कुछ लोचा था। क्या कर रहे हैं हम? ब्लेम कर रहे हैं दूसरे जनों को, कह रहे हैं यार साइंटिस्ट ने दवाई नहीं बनाई, मैं घंटा करूंगा। भाई अगर साइंटिस्ट ने दवाई नहीं बनाई मेरी बीमारी के लिए तो मुझे तो अब ऐसे ही जीना पड़ेगा नशे के साथ। तो प्रिपरेशन, जब तक आप प्रिपरेशन करके उस स्टेज पे स्टिक नहीं करोगे, बदलाव में आगे नहीं बढ़ोगे, आमतौर से हम यहाँ पे घूमते रहते हैं 1 2 3, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। आप सब लोग यहीं तक अटके हुए। रिकवरी की 3rd स्टेज। अब उससे आगे की स्टेज है जो कि एक्चुअल चेंजेस। फर्स्ट है एक्शन और सेकंड है एक्शन का मतलब है अपनी जिम्मेदारी लेना। रिकवरी किसकी जिम्मेदारी है? डॉक्टर गौरव गुप्ता की जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर गौरव गुप्ता तुम्हारे लिए केवल गाइड हो सकते हैं, तुम्हारी रिकवरी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें ही अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। एक्शन किसको लेना है?
खुद को लेना है बॉस। और ये बीमारी बार बार आने वाली है। तुमने एक्शन ले लिया मगर मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा? फिर तुम यहाँ पे आ जाओगे, फिर यहाँ से इधर भाग जाओगे। हमने एक्शन ले लिया, हमने कहा देखो मैंने पूरा अपना रूटीन सेट कर लिया, मैंने अपने अंदर बदलाव ले आया हूँ, मैं अब दवाइयाँ टाइम पे खा रहा हूँ, मैं समझ गया कि दवाई के साइड इफेक्ट मुझे बर्दाश्त करने पड़ेंगे, मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, मुझे इनकी तरह से जीना पड़ेगा, मुझे ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी और यही मेरे जीवन का हिस्सा होगा। मुझे दवाई बगैर डॉक्टर के नहीं पूछनी है, मुझे अपनी मदद डॉक्टर से लेनी है और ये सारा कुछ एक्शन मैंने अपना बनाया। अब मेंटेन करना कैसे है ये सोचना पड़ेगा। बहुत अप एंड डाउन होंगे जीवन, डिप्रेशन होएगा, मौसम बदलेगा। There are times it's going to be very favorable, there are times it's going to be completely unfavorable. मैं उनको कैसे मैनेज करूंगा? और ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी बिकॉज जीवन जो है वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। We cannot blame others for our agony or pain. And that's what is recovery. Recovery का मतलब ठीक हो जाना नहीं है। Recovery का मतलब जो हालात हैं उनके साथ जीना सीखना है। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि रिकवरी हो गया, अब हम ठीक हो गए, बस मेंटल इलनेस में ठीक नहीं है। यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। आपको क्या करना है? इस बीमारी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, ये प्रॉब्लम तो जीवन भर चलने वाली है। और जहां आपने इसको लाइटली लिया तो मेंटेनेंस से आप जाओगे एक्शन स्टेज में और वहां से चले जाओगे प्रिपरेशन स्टेज में, और फिर तो हो सकता है हम में से कुछ बहुत सारे लोग यहाँ से यहीं पहुंच जाते, फिर से भूल जाते, याद ही नहीं रहता हमें कि हमने कुछ एफर्ट किया था, हमें कुछ बीमारी, फिर वो ऐसी एक्ट कर रहे होते मैं तो कर सकता हूँ जी, मैं नॉर्मल तरीके से सब्सटेंस कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से बिहेवियर कर सकता हूँ, मुझे पता है जी जीवन को कैसे चलाना है। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? मेरे घर वाले उल्लू के पट्टे हैं इसलिए ऐसा हो गया, सोसाइटी ने मेरे साथ गड़बड़ी करी, मेरे को कोऑपरेट नहीं किया लोगों ने। क्यों कोऑपरेट करेंगे? Why anybody should cooperate with us? Why? क्यों करेगा कोई दिन हमसे कोऑपरेट? हम एक बीमार आदमी है, हमारी सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। Why anybody will agree to whatever we are saying? अच्छे आदमी को कोई नहीं पूछता यहाँ। प्राइम मिनिस्टर कहता रहता है मुझसे कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो, करता है कोई कोऑपरेट? पुलिस कहती रहती है, लॉ एजेंसी कहती रहती है भाई तुम गड़बड़ काम मत करो, सही काम करो, हम करते हैं कोऑपरेट। व्हाई एनीबडी शुड कोऑपरेट विद यू? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? और अगर आप ऐसा कहोगे तो कहाँ पहुंच गए? अब ये डिफरेंट स्टेजेस हैं और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें अपनी इनसाइट जनरेट करनी पड़ेगी, हमें अपनी बीमारी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। इफ वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग आउट दीज चेंजेस, व्हाट वुड बी द आउटकम? अगर हमने ये बदलाव नहीं लाए तो क्या होगा? अपने आप को करेक्ट ये स्टार्ट लेविंग ourselves only खुद को ब्लेम थोड़ी करते हैं यहाँ पे, हम तो दूसरों को ही करते हैं। दूसरे ही जिम्मेदार हैं हमारे सारी एगनी एंड पेन के लिए, हम खुद थोड़ी जिम्मेदार हैं।
हमारी गड़बड़ी क्यों हुई? हमारी गड़बड़ी इसलिए हुई कि समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारी गड़बड़ी क्यों हुई? क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे को कोऑपरेट नहीं करते। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। फिर लिख लो आप, हाउ विल यू रिकवर इफ योर फैमिली इज नॉट कोऑपरेट? How will I recover if my family is not cooperative? बहुत अलोनी है तो ज़्यादा तेरे काउंसलर डॉक्टर तेरी बात सुन लेंगे और साथ दे देंगे, घर वाले तो देने वाले नहीं, और सोसाइटी तो बिल्कुल भी नहीं। सोसाइटी तो बम्बू कर सकती, यूजलेस नहीं, यूजलेस। हाँ, उल्टा मतलब वो हर तरह से कोशिश करेगी कि तुम्हारा काम बनता बनता बिगड़। अब तुम्हें उन सब हालात में अपना आप को ठीक करना है और ठीक रखना है। बताओ वही कैसे करोगे? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो आप ये मतलब हम लोग सब जने केवल दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं अपने हालात से। दूसरे जने, अच्छा मैं आप लोगों के लिए क्यों बदलूं? आप जैसे कितने आए चले गए भाई, व्हाई शुड आई चेंज फॉर यू? आप लोगों को मेरी बात ठीक लग रही है, गलत लग रही है? भाई हर रोज आते रहते हैं यहाँ तो 5, 7, 10 पेशेंट जाते रहते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपके लिए बदलूंगा तो मिलिट्री वर्केबल सॉल्यूशन, किसको बदलना है? अब आप लोग सोचो आपकी फैमिली बदल जाएगी, बदल जाएंगे क्या? अब आप सोचो समाज में लोग बाग नशा करना बंद कर देंगे या मेंटल सिकनेस के लिए उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, होएगा क्या? वो क्या सोचते हैं एक बंदे को जो इस तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है? Why they will trust you? अब ये पूरी रिकवरी की लड़ाई कहाँ पे फोकस हो गई? अपने ऊपर है वो, आप तय कर लो कहाँ रह टिकना चाहते हो। अगर हम यहाँ पे दूसरों को ही ब्लेम कर रहे हैं और अपने हालात के लिए वी आर मेकिंग अदर्स रिस्पॉन्सिबल, विल इट वर्क? व्हाट विल वर्क? यहाँ पे और यहाँ पे क्या एक्शन और मेंटेनेंस लिखो, व्हाट इज इन एक्शन एंड मेंटेनेंस में? टू नैनास बताओ जी, व्हाट इज देयर इन एक्शन एंड मेंटेनेंस में? How should I trust that you have reached the action and maintenance phase? मुझे तो लगता है अभी भी यहीं पे हो दोनों जने। Bargaining, blaming, making others responsible. No one is cooperative. You should be given some privileges. और कैसे यहाँ पहुँच जाओगे फिर? How will you reach till this point अगर वहीं पे अटके हुए होगी? आप लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? रिकवरी के लिए क्या जरूरी है? बॉस हम लोग सब अभी कहाँ पे? प्री कंटेम्पलेशन या कंटेम्पलेशन? कहाँ पे? इस दोनों का आउटकम क्या रहेगा?
और पहुंचना कहाँ पे? चलो अच्छा लिखो, हमें अपनी रिकवरी के लिए क्या एक्शन करना चाहिए? What all we can do? लिख। तो बॉस रिकवरी आसान नहीं होने वाली है किसी के लिए। Let's read this. चलो पढ़ो। शुरू से। Their family, their employer or the police. तो किस लिए आए हम इलाज के लिए? अपने मन से नहीं आए हैं, दूसरों के प्रेशर से आए हैं। At this point, many addicts had avoided the conversation about addiction in fear that others may try to change them. If someone tries to stage an intervention at this point, it will probably be met with extreme denial. People in the pre-contemplation stage often feel that तो क्या है, हम लोगों को जब ये आभास होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो मैंने गड़बड़ी की है, कुछ तो मेरे अंदर जरूरी है बदलाव लाना, और जब ये हम चीज हमें हिट करने लगती है तो हम प्री कंटेम्पलेशन से कंटेम्पलेशन में जाते हैं। बहुत सारे लोग तो केवल दूसरों को ब्लेम करके, दूसरों पे गुस्सा करके, दूसरों को अपने हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा के निकल जाते हैं। क्यों? बिकॉज हमें ये लगता है या हमें ये समझ ही नहीं होती है हम बीमार हैं। अब इन ए वे ideally somebody should be treated when they reach a place like contemplation state, मगर प्रॉब्लम ये है कि लाइफ जो है ना वो बड़ी प्रेशर है, एंड बार बार मौका देते रहना जरूरी है अगर हमें रिकवरी की तरफ बढ़ना है। अगर हम ये मौका नहीं देंगे तो रिकवरी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ इन दोनों स्टेजेस में होते हुए भी बार बार कोशिश करते हैं कि आपको रिकवरी के लिए मौका दिया जाए। नेक्स्ट कौन सा है आपका? Contemplation stage. If a person is struggling to understand the root of their addiction and how to recover, simply thinking about potential causes of action takes the challenge to take a step forward. Some individuals remain in the contemplation stage for months, with only vague plans on how to move forward. Again, even getting this far is great progress. But regular use may continue during this phase. Contemplators report enjoying the vices less. Also report that they are using more. This increases their feeling of hopelessness, and these are often backed by uplifting feeling of potential for change. Once users shift from more into thinking about a future free from drugs rather than lingering on their past, they will be ready to move into the next stage of recovery. People nearing the end of this stage often say that they no longer feel hopeless. Instead, those feelings are replaced by simultaneous excitement and anxiety. तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि यार कहीं मैं रिलैक्स तो नहीं हो जाऊंगा, बाहर जाना कितना खतरनाक रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि मैं तो ठीक हो गया, तो मतलब वो तो बाहर अटके हुए हैं इस चीज़ के। प्री कंटेम्पलेशन से कंटेम्पलेशन में तो आ गए बट आगे नहीं बढ़े। सो आगे कौन बढ़ा? प्रिपरेशन स्टेज में कौन आया? जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत रिकवरी मुश्किल है, बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा, बाहर बहुत सारे खतरे हैं, बीमारी कभी भी वापस अटैक कर सकती है, मेंटल इलनेसेस आर क्रॉनिक इलनेस, एंड हम लोगों को ये स्ट्रगल और ये फाइट लॉन्ग टर्म बेसिस पे करनी पड़ेगी। अगर हमने इसको लाइटली लिया तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस, सिंसियर एंड गिविंग 100% टू आवर रिकवरी, और तभी हम इस स्टेज से आगे बढ़ पाए। नितिन पढ़ो, क्या हो रहा है प्रिपरेशन स्टेज में? कहीं ना कहीं हम प्रिपेयर कर रहे हैं
बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नई होंगी, नए कॉन्फ्लिक्ट होंगे, नए दोस्त होंगे, नए लोग होंगे। ऐसा नहीं है हम बहुत तेज़ी से यहाँ पे आने वाले हैं। ये बड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है एंड बार बार हो सकता है हमें टेम्पटेशन हो कि हम वापस कंटेम्पलेशन स्टेज में पहुँच जाएं। सो ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट स्मूथ पाथ है कोई रिकवरी का। मेंटल इलनेसेस में, अदरवाइज एडिक्शन में लॉट ऑफ टाइम हमारे को इमोशनल टर्मोइल होंगे, अप एंड डाउन होंगी, घर में कोई दिक्कतें होंगी, लाइफ की मुश्किलें होंगी, और अगर हम फेस नहीं कर पाएंगे तो हम दोबारा से उसी कंफ्यूज्ड स्टेज में पहुंच जाएंगे और वापस से हमें फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो रिकवरी कोई बहुत आसान प्रोसेस नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी ए वेरी प्लान, आई वुड नॉट से टफ, इट्स ए वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस। प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम हम लगे में नहीं मैं खुद कर लूँगा। प्रॉब्लम है मुझे मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे क्यों दवाई लेनी है, मैं खुद ट्रायल करके देखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मैं कहता हूँ यहाँ पे दवाई ले लो, कहते हैं नहीं जी मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। मतलब क्या है? वो अभी भी भैया यहीं पे घूम रहे हैं। ट्रायल क्या करना है भाई? बीमार हो, तुम्हारे वश में अपने हालात नहीं है, तुम्हें कोई भी बीमारी है, मेंटल इलनेस है। अगर किसी को कैंसर हो ये कहेगा जी मैं ट्रायल ड्रग लूंगा। अगर किसी को हार्ट अटैक हो वो ये कहेगा मैं ट्रायल की चीजें करूंगा। मगर हम कहते हैं, एंड दैट्स वेयर इज द इशू, दैट्स वेयर वी कीप रिमेनिंग स्टक एंड नॉट रीचिंग इन द प्रिपरेशन स्टेज। मोस्ट ऑफ अस आर जस्ट वेस्टिंग वाइलिंग अवे टाइम हियर, not really working and understanding on their disease। अपनी बीमारी को ना सोचते हुए केवल यहाँ पे समय बर्बाद करते रहते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो प्लीज़ एक्सेप्ट करो कि ये इलनेस हमारे कंट्रोल के बाहर है, हमें मदद की ज़रूरत है और बहुत बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, वरना हम वापस स्लाइड बैक करके यहीं पहुँच जाएंगे। जिस दिन मन में ये ख्याल आ गया मुझे पता है क्या करना है, मतलब गड़बड़। जिस दिन मन में ख्याल आ गया खुद हो जाएगा जी गड़बड़ है। क्या ख्याल आना चाहिए? बॉस मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी और गड़बड़ी हो सकती है, उसके लिए मुझे लगातार सपोर्ट की जरूरत है। आई कैन नॉट डू इट ऑल अलोन। पता नहीं ये बीमारी कब मुझे वापस ले। चलो नेक्स्ट एक्शन स्टेज है जो बड़ी लंबी स्टेज है, बार बार एक्शन तो करते रहना पड़ेगा बहुत। अगर आपने डील छोड़ दी तो वापस पहुंच जाओगे। लेट मी शेयर यू वन स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक बच्चा आया, 20 साल का था। आया कैसे? उसका भाई को मैं बार बार उसके भाई के फादर को कहता था, उसके तहेरे भाई को, कि भाई ये मर जाएगा, इसको इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने उसको कहा कि नहीं भाई इलाज नहीं, इसको अमेरिका भेज देते हैं, वहाँ पे इसको नया मॉल मिलेगा, वहाँ पे ठीक हो जाएगा। अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में वो जितना बीमार था उससे और दुगना 4 गुना बीमार हो गया। क्यों? यहाँ तो फिर भी घर वाले थे, वहाँ घर वाले भी पिछड़ गए। फिर वो जब तक यहाँ आया तब तक उसकी हालत खराब थी और वो मर गया। उसको देख के उसके ताया जी ने देखा कि उनके एक छोटे भाई का बेटा है और उसे मदद की ज़रूरत है। उसे वो ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए यहाँ पे। उसके फादर, मदर, अंकल, ताया जी सब उससे मिलने आए तो गाली गलौज करी, बदतमीजी करी। उन्हें ये बताया कि कैसे उन्होंने गलत किया है और बाहर निकल के वो बदला लेके सारा कुछ देखेगा।
रख लो आप मुझे, बाहर को मैं नहीं जाना है ना, दिखा दूंगा आपको। आप जो मुझसे चाहते हो वो नहीं होने वाला है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। गालियां, टच मी नॉट, घर वाले डर के भाग गए। थोड़े दिन बैठा रहा और लोगों को मिला, दिमाग ठंडा हुआ, सोचना चालू किया, लगा यार जो मैं कर रहा था कुछ तो गड़बड़ था, कुछ तो प्रॉब्लम, देयर वर सम इश्यूज इन मी एंड मे बी हेल्प वाज नीडेड। क्या फिर भी आपने कहा था 6 हफ्ते रखना है, हो गए 6 हफ्ते, मेरी टर्म चलेंगी। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मुझे हमेशा के लिए यहीं पे रख दोगे। आई विल डिसाइड। मुझे क्या करना है इसका फैसला खुद करो। भाई घर वाले डर के मारे आए ना, काठमांडू के रहने वाले थे, फोन पे बात करें तो गाली गलौज करें, गाली गलौज नहीं किया बट अपनी अपनी तरह जैसे हम चला रहे होते। एक दिन मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा भाई तू चाहता क्या है? कहता कि मैं ठीक होना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई तेरे घर वाले क्या चाहते हैं, वो तेरे दुश्मन है या मतलब क्यों तुझे लाए हैं? मुझे लगा बात तो सही है। उसने कहा हाँ भी वो भी यही चाहते हैं। मैंने कहा भाई तूने बहुत ट्राई करके देख लिया ना, घर पे कामयाबी नहीं मिली ना, क्यों नहीं एक बार घर वालों की बात मान के देखता है, शायद बात बन जाए। पता नहीं उसे कहाँ स्ट्राइक कर गई, अचानक से वो प्रिपरेटरी स्टेज में आ गया। वो चारों तरफ देखने लगा कि लाइफ में क्या हो। जो गुस्सा था वो ठंडा पड़ गया, उसे समझ में आ गया गड़बड़ी कहाँ है, मेरे अंदर है बॉस, और लोग नहीं है खराब, बीमारी कहाँ है, मेरे अंदर है। बदलना किसको है? उन्होंने नहीं बदलना है। अचानक से उसकी टोन घर वालों को, ठीक है जी जो आप सोचते हो मैं वही करूँगा, आप भी मेरे भलाई सोच रहे हो, मुझे कुछ दिन इधर रहना, अच्छा मैं रहूँगा, कोई बात नहीं, जो आप कहोगे वो ठीक है। घर वाले भगा गए। घर वाले बोले यार ये तो बदल गया है। अचानक से जो उससे बात करने में भी घबराते थे वो फ्लाइट पकड़ के आ गए। प्रिपरेशन से एकदम एक्शन स्टेज में आ गया बहुत जल्दी। मैंने उससे बताया भाई लिटरेचर पढ़ना है, फटाफट पढ़ लिया। मैंने कहा ये बदलाव लाना है, फटाफट ले आया। एक्शन स्टेज में था तो उसके फादर एक और लड़की के साथ भाग गए, मदर को छोड़ के। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, काठमांडू के रहने वाले थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उनकी कोई और लेडी थी, घर छोड़ के उसकी मदर को और उसके यहाँ चले। मैंने कहा ये तो अपनी बच्ची, इस चीज़ को, इतने प्रेशर को कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है कि मेरा फादर मेरी मदर को छोड़ के चला गया। फादर उसके इलाज के लिए भी ना आए, बात ही ना करें, पैसा भी जो ताऊजी लेके आए थे वही भरे। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। एनीवे मदर और ताऊजी आ गए, होटल में रुके हुए थे, आए उससे मिलने, बताते उसे कि ये हो गया। एक्शन स्टेज में था। कहता है बॉस मेरे कंट्रोल में तो नहीं है चीज़ें, दुनिया में कुछ ना कुछ तो होएगा, कभी भूकंप भी आएगा, कभी अर्थक्वेक भी आएगा, कभी बाढ़ भी आएगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी तरफ से जो अपने लिए एफर्ट कर सकता हूँ मुझे वही करना है। वर्सेस फादर को ब्लेम करने के, मदर को ब्लेम करने के लिए उसने क्या कहा, जो हालात हैं लेट मी एक्सेप्ट देम।
15 दिन में उसकी छुट्टी हो गई। आज कुछ 10 साल हो गए। शुरू में मेंटेनेंस फेज में ऐसे था कि अगर मैं उसे कहता था कि हफ्ते में आना है तो काठमांडू से फ्लाई करके हफ्ते में आता था। अगर मैंने कह दी 3 साल तक दवाई खानी है और हर हफ्ते टेस्ट होना है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपना अपॉइंटमेंट मिस किया। टेस्ट किस चीज़ का है? जो भी मैंने कहा भाई ब्लड टेस्ट करना है, डॉक्टर से मिलने आना है, ये चीज़ का ख्याल रखना है। बस अटके हुए हो आप लोग, करते रहो मुझे ब्लेम या घर वालों को ब्लेम। बस तुम्हारे हिसाब से दुनिया चल जाएगी क्या? Please start understanding you have to own the responsibility of your business. बीमारी किसकी है? हमारी। बदलाव किसे लाना है? और जब तक यहाँ नहीं पहुंचोगे ना, मेंटेनेंस फेज के अलावा कोई तरीका नहीं है अपने आप को बचाने का, कोई शॉर्टकट वे नहीं है। करते रहो वेस्ट टाइम। Who is wasting his life? I am not wasting. करते रहो ब्लेम। दूसरों को समझाओ कि तुम्हारा इलाज कैसे करें। हमारे डॉक्टरों को नहीं पता है भाई, हम बताएंगे कैसे इलाज, हम बताएंगे क्या क्या करना है, हम बताएंगे क्या सही है क्या गलत। तो फिर कौन सी स्टेज में हम, और अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे अपनी बीमारी। क्या हम मेंटेनेंस फेज में पहुंच जाएंगे? So recovery is going to be a long-term journey, and unless until आप लोग उस चीज को अच्छे से समझोगे नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? प्लीज रीड दिस मैनी टाइम। देखो, मुझे बार बार आप लोग कहते थे मैं बहुत निगेटिव बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग निगेटिव। आई एम सेइंग ऑल द थिंग्स इन दिस वीक वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखो, मैंने 2 आर्टिकल और निकाले हुए ऑन रिकवरी, बट बगैर एक्शन के और बगैर मेंटेनेंस फेज में जाए तो काम चलेगा नहीं। प्लीज अपना आपको रेट करना चालू करो काम पे। प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टॉप बार्गेनिंग। प्लीज स्टार्ट चेंजिंग। दिस इज अ टाइम फॉर अस टू एक्ट। क्या टाइम है? एक्शन। ब्लेम करने से क्या होगा? यहाँ पे अटके हुए हैं, क्या अचीवमेंट होगा? यहाँ पहुंच जाओगे क्या? जाओगे वापस फिर वहीं, जाओगे वापस फिर वहीं, या यहाँ पे रहते रहो। प्लीज अपना आपको रेट करो कहाँ पे हो और कैसे अपने अंदर बदलाव लाओ। रिकवरी इज फॉर सेल्फ बाय सेल्फ। अनलेस अनटिल आप अपना आप को बदलना चाहोगे, कोई जना आपकी मदद नहीं कर पाए। डज इट मेक सेंस? लॉजिकल है ना? एंड ये पूरी लाइफ का यही समझी है। हम लोग ऐसा सोचते हैं रिकवरी के। देखो, लेट्स से हम 12th करने में, हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। हमने सोच समझ के अपना कोर्स डिसाइड किया। अगर केवल हम ऐसे सोचते रहेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें कोई डायरेक्शन मिलेगी क्या? हम ब्लेम करते रहेंगे, उन्होंने, सरकार ने हमें बताया नहीं क्या पढ़ना है। ये तो एजुकेशन काउंसलर को डिसाइड करना चाहिए था, मेरे घर वालों को डिसाइड करना चाहिए था। वो डिसाइड करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा।
विल इट वर्क? ओके, लेट्स से हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें तो डॉक्टर बनना है। आपने डिसाइड किया तो आपको उसके लिए कंटेम्पलेट करना पड़ेगा ना कि भाई डॉक्टर की लाइफ बड़ी मुश्किल है। क्या तू तैयार है? क्या तू अपने जीवन में इतना बदलाव, इतना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? बहुत 14 घंटे काम करना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग टर्म पढ़ाई होगी। ये अपने नहीं यार, मेरे बस की बात नहीं है इतना सब कुछ करना। मैं तो मजे करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ ट्रैवल गाइड बन जाता हूँ। भाई आप यहाँ पे आगे फिर से आपने सोचा कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि हमने तो ट्रैवल गाइड बनना है। यार फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, बहुत सैलरी कितनी मिलेगी, डॉक्टर कितना कमाता है, ये सब आपने तय करके कहा कि नहीं भाई मैंने तो डॉक्टर ही बनना है। आ गया मैं प्रिपरेशन स्टेज में, अपनी बाजू को फोल्ड किया, पैंट को ऊपर चढ़ाया, अब मैंने तो अब बड़ा लंबी लड़ाई, 14 साल की लड़ाई लड़नी है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो विल इट वर्क? विल इट वर्क? बस फिर यहीं पहुंच जाओगे, फिर यहाँ पहुंच जाओगे यार ये तो मैंने कुछ गलत चीज चुन ली, इतनी तो मैं मेहनत करना ही नहीं चाहता था। मैं तो घंटे 2 घंटे वाला काम चाहता था, मैं यहाँ कहाँ अटक गया यार। लेट्स से हमने 14 घंटे मेहनत करनी चालू करी, हमने अच्छे से एग्जाम दिया, हमारे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, काम खत्म क्या? बॉस तब तो काम चालू हुआ है। अभी आप उस जगह पे पहुंचे हो कि सारे 14 घंटे पढ़ने वाले थे, सारे टॉपर थे, सारे लाइफ में सक्सेसफुल थे। यू आर अमंग द टॉपर्स। अब बॉस एक्शन, भाई ये दूसरा इतना पढ़ रहा है, एक जना तो साला रात में सोता ही नहीं है। भाई तू तो क्या कर रहा है, उसने तो इतनी किताबें पढ़ डाली, मैं देखता हूँ उसकी लाइट तो बंद ही नहीं होती यार। यार मेरा दोस्त तो हफ्ते में 2 बार ही नहाता है कि टाइम बच जाए। यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर उसके तो काम नहीं चलेगा। किसी तरह MBBS MD करके आए और अब आप मेंटेनेंस फेज में आ गए। क्या लाइफ बड़ी इजी होने वाली है? अगर आपने हल्के से ले लिया तो क्या होगा? क्या आप मेंटेन कर पाओगे जो आप चाहते थे अचीव कर पाओगे? बॉस आप किसी शॉप को ले लो, बिजनेस को ले लो, कोई काम को ले लो, आपने एक नौकरी ढूंढी, आप अच्छे से दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, MBA किया, आपकी बैंक में नौकरी लगी। IIM लखनऊ से पढ़ के आए साहब, बैंक में नौकरी लग गई, 10-12 लाख का 18 लाख का पैकेज मिल गया। अब उन्होंने सोचा यार बस हो गया काम, अब क्या है? भाई बॉस ने जो उसकी रेड लगानी चालू करी, रात में 3 बजे फोन आ जाए कि यार ये 9 बजे प्रेजेंटेशन है, भाई उठ जा बना। रात में 3 बजे, भाई 1 हफ्ते के बाद में उसको एक और ऑफर आ गया, 18 की जगह 24 लाख का। ये रियल स्टोरी है, एयरफोर्स बाल भारती के गोयल साहब प्रिंसिपल थे, उनके बेटे की। IIM लखनऊ से पढ़ के आया, टॉपर। ICICI बैंक में 1.5 लाख की नौकरी मिल गई, अगले दिन ऑफर आ गया HSBC से 2 लाख का। अब उसने कहा हाँ यार मैं तो यहीं जाता हूँ, साले ये यहाँ पे वैसे ही रात में 3 बजे उठाते हैं। उसने HSBC ये नहीं सोचा कि साला 18 की जगह 24 में वो और भी चूसेंगे, 24 घंटे ही चूसेंगे। अब जैसे ही वो वहां पे पहुंचा,
तो उन्होंने उसको पूरा एनालिसिस के लिए 1 महीने का पकड़ा दिया कि भाई 2 दिन का टाइम है, करके ले आओ। वो तो डिप्रेशन में आ गया। अब बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया कि भाई देख, या तो तू मेहनत कर ले या सैलरी की सोच ले, दोनों चीज़ें तो चलने वाली है नहीं। और उसके साथ के लड़के मेहनत कर करके 24 जी, मेरे साथ के तो जी 3-3 लाख कमा रहे हैं, मैं अभी 2 ही लाख में हूँ। देखो मुझे 3 साल से नहीं पता उसका क्या हुआ, बट जो ये तरीका था, विल इट वर्क इन द लाइफ? बहुत सोचना बहुत आसान है कि मैं सीईओ बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा। Maintaining that is not going to be an easy task, and that's how the life is. आप लोगों को लॉजिकली मेरी बात समझ में आ रही है? तो बॉस कह देने से कामयाबी नहीं मिलेगी, बॉस ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेंटेन कर पाओगे। और अगर उस बंदे को सीईओ बन के सीईओ बने रहना है, पता नहीं वो कौन है आजकल, वो कौन सी कंपनी का सीईओ है यार, ट्विटर का, हाँ? अग्रवाल, हाँ, पराग अग्रवाल। वो भाई साहब एलन मस्क के होश उड़े हुए हैं कि पराग अग्रवाल ने अगर हमें कंपनी को टेक ओवर नहीं करने दिया तो हम तो गए। सोचो यार, पहले कितना शोर मचा रहा था, मैंने दे दिए 44 बिलियन, या अपना रशिया ने अटैक कर दिया बगैर सोचे समझे कि रोन देंगे। भाई साहब, क्या उसने प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रैटेजी खेली, रशिया के रोने निकल गए। कुछ ही सोच के उसने मेंटेन कर पा रहा होगा। मेरे जैसा बंदा होता मैं तो कहता भैया सरेंडर करो, काम खत्म, लड़ाई वड़ाई क्या करनी है, तुझे भाई तुझे चाहिए ना ले ले। मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको जोक नहीं कर रहा। मैं तो पहले दिन ही कह रहा था यार ये क्यों लड़ रहा है भाई, सरेंडर करे ना, खत्म करे। भाई उसने रोने रुला दिया। आज की तारीख में वो जो है सुपरमैन है और पुतिन की टेंटेफिस हो गई। ये एलन मस्क की टेंटेफिस हो गई, पराग अग्रवाल बन गया है सुपरमैन। उसने कह दिया भाई तू ऐसे नहीं ले सकता, देख। तो आप लोग देख लो भाई, ये बीमारी आपको इतनी इजीली, does it make sense to all of you? Yes, sir. तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड, बगैर उसके काम